ठीक है। आज का हमारा जो तंत्र है वो है प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों का। इसमें इस मैप में मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ लास्ट टाइम में कि सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र को एक बार देख लो कि मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम हुआ है, जो 2900 किलोमीटर बहते हुए आपकी अरब सागर में गिरती है। साथ ही झेलम नदी शेषनाग झील से, चिनाब नदी बाड़ा राजा दर्रा से, रावी नदी रोहतांग दर्रे से, ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं। सतलज नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है, ये मानसरोवर झील है। इस मानसरोवर झील के पास से सतलज नदी का उद्गम होता है, जो भारत के हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहते हुए आपके पाकिस्तान में मिठनकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला जो तंत्र है ये सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में मैंने आपको अगर बताया होगा तो सिंधु और झेलम के बीच में मैंने एक क्या बताया था, दोआब बताया था। इनके बीच में दोआब है, दो नदियों के बीच का भाग दोआब। मैंने क्या नाम बताया था, सिंधु सागर दोआब। क्या बताया, सिंधु सागर। ओके, सिंधु और झेलम एवं उसके बाद आती है चिनाब। इसके बीच का अगर दोआब है तो उसको हमने छाछ दोआब कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, छाछ दोआब। चिनाब और रावी के बीच का दोआब को हम चिनाब दोआब या रचना दोआब कहेंगे, रेचना दोआब। ठीक है। उसके बाद रावी और व्यास के बीच के दोआब को हम क्या कहेंगे, बारी दोआब। कौन सा दोआब, बारी दोआब। साथ ही सतलज व्यास पहले लिख देते हैं, व्यास एवं सतलज के बीच के दोआब को हम कहेंगे बिस्त दोआब। ठीक है। अर्थात आपको ये समझना है कि इन नदियों के नाम में जो नाम है, जैसे कि सिंधु झेलम तो सिंधु सागर, झेलम चिनाब तो छाछ, झेलम का झा से छ बना दिया गया। ठीक है। चिनाब का और रावी, चिनाब में रा से रावी और चिनाब से रचना। ठीक है। रावी और व्यास में वारी, सेम शब्द को लेकर उठाकर ये आपको दोआब क्षेत्र बनाया गया। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो सिंधु झेलम सिंधु सागर, झेलम चिनाब छाछ, ठीक है, चिनाब रावी रचना, और उसके बाद में व्यास सतलज विश्व। तो यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने हैं, आपको ध्यान रखना है। तो हमारी जो नदियां है ये नदियां, इससे एग्जाम में प्रश्न पूछना है, उसको समझिए। सिंधु नदी के बाद में मैंने आपको बताया था कि एक आपकी कौन सी नदी तंत्र है, आपका है गंगा नदी तंत्र। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गंगा नदी जो है, गंगा नदी ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर के पास ही हमने बताया था एक संतोपंत ग्लेशियर है। कौन सा, संतोपंत ग्लेशियर, संतोपंत ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर, इसको हिमनद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमनद। इस हिमनद से दो नदी निकलती है, मैंने बताया था। एक निकलती है विष्णु गंगा और एक निकलती है धौली गंगा। क्या बताया, धौली गंगा विष्णु गंगा। दोनों आपस में कहा मिली, विष्णु प्रयाग में। उसके बाद में ये क्या बनी बेटा, अलकनंदा बनी। ठीक है। इसी में आपकी अलकनंदा में कौन सी भाग, आपकी कौन सी भिलांगना, क्या क्या नाम था, मैंने कल की कक्षा में बताया था। एक मिली थी मंदाकिनी मिली कहाँ पर, रुद्रप्रयाग में। पिंडर मिली कहाँ पर, कर्णप्रयाग में, है ना। रुद्रप्रयाग कर्णप्रयाग दोनों मैंने बताया था कौन सी नदी, पिंडर नदी। ठीक है। इसी के बाद में जो आपकी यहाँ से कौन सी नदी आई थी, गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी थी बेटा, भागीरथी। ये भागीरथी नदी में एक और नदी मिलती है जिसको हम कहते हैं भिलांगना। ठीक है। भिलांगना और भागीरथी नदी पर टिहरी बांध। कौन सा बांध, टिहरी बांध। ठीक है। तो एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आएगा, टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर है, तो आपके भागीरथी और भिलांगना। विष्णु गंगा धौली गंगा से मिलकर अलकनंदा में मिलती है मंदाकिनी, और क्या मिलती है, पिंडर। ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी दोनों आपस में देवप्रयाग में मिलती। कहाँ मिलती बेटा, देवप्रयाग में, और यहीं से ये गंगा बन जाती है।
और ये गंगा नदी जो है आगे बहती हुई जाती है और हरिद्वार से मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। गंगा नदी हरिद्वार से कहाँ जाती है? मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर लेती है। तो बेटा आपको यहाँ पर ध्यान रखना, इलाहाबाद में इस गंगा नदी के समांतर बहने वाली उत्तराखंड के बंदरपुर क्षेत्र से निकलने वाली यमुनोत्री ग्लेशियर, कौन से? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली यमुना नदी इलाहाबाद में मिलती है। और ये यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, यानी कि भारत की भी सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। यमुना नदी कहाँ मिलती है? इलाहाबाद में मिलती है। किससे? गंगा नदी। क्लियर है? यहां से प्रश्न पूछा जाना है। ओके, अब ये जो गंगा नदी है, तो इस गंगा नदी की अनेकों सहायक नदियां हैं। क्या बेटा? अनेक सहायक नदी है। उन सहायक नदियों में अगर हम देखें तो उत्तर में जैसे आप पढ़ते हैं जिम कॉर्बेट, क्या पढ़ते हैं? जिम कॉर्बेट। ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है बेटा, ये भारत का पहला पार्क है, पहला राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया जिम कॉर्बेट। इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को हम पहले हेली नेशनल पार्क कहते थे। क्या कहते थे? हेली नेशनल पार्क। इस हेली नेशनल पार्क से रामगंगा, कौन सी बेटा? रामगंगा नदी निकलती है जो बहती है। इसी को क्या, ये किसकी सहायक है? तो ये आपकी गंगा नदी की सहायक। तो गंगा नदी की सहायक नदी है। बाएं की ओर से मिलने वाली रामगंगा, गंडक, गोमती, घग्गर, है ना, आपकी कोसी, आपकी कोसी, ये कोसी बिहार का शोक कहलाती है। फिर एक आती है महानंदा। महानंदा नदी गंगा की, आपको बता रहे, गंगा की बाएं तरफ से मिलने वाली भारत की अंतिम सहायक नदी है। गंगा में मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सी है? महानंदा। ओके, ध्यान रखना। यमुना इसकी सबसे लंबी सहायक नदी। तो बाएं तरफ से तो हो गई, दाएं तरफ से यमुना टोंस और पटना के पास जाके मिलती है कौन? सोन। तो ये सहायक नदी। आज के इस वीडियो में हमको ज्यादातर क्या पढ़ना है? प्रायद्वीप भारत की नदियां। ठीक है, प्रायद्वीप भारत की नदियों को हम देखते हैं कि प्रायद्वीप भारत में अगर नदी देखते हैं तो क्या कि एक नदी बंगाल की खाड़ी में जाएगी और एक नदी कहां जाएगी? अरब सागर। ठीक है बेटा, तो हम सबसे पहले आपके प्रायद्वीप भारत की नदियां, सबसे ज्यादा नदियां प्रायद्वीप भारत में। तो देखो, प्रायद्वीप भारत के एक भाग आता है जिसको हम कहते हैं बघेलखंड का पठार। क्या बोलते हैं बेटा? बघेलखंड का पठार। इस बघेलखंड के पठार से 3 नदियों का उद्गम होता है, मतलब अमरकंटक का पठार। ठीक है, इस अमरकंटक के पठार से, चूंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर कुछ श्रेणियां स्थित है। क्या नाम है? कुछ श्रेणियों के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये 2 श्रेणियों के बारे में आपको मैंने पढ़ा भी दिया हूँ प्रायद्वीप भारत में। क्या पढ़ाया हूँ कि ऊपर वाली जो है ये विंध्याचल श्रेणी है, विंध्याचल पर्वत है या विंध्य पर्वत है। नीचे वाला आपको पता है सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, तो सबसे पहले ये विंध्याचल पर्वत जो है उत्तर भारत की प्रमुख नदियों के जल को दक्षिण भारत में प्रवेश करने से रोकता है। अर्थात उत्तर भारत और दक्षिण भारत को 2 भागों में बांटने का काम कौन करती है? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी करती है। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना आपको। तो हमारी जो नर्मदा नदी है, या हम प्रायद्वीप भारत की प्रमुख नदियां पढ़ रहे हैं, जिसमें नर्मदा नदी जो है ये आपके अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक से। और ये अमरकंटक से निकलते हुए कहाँ जाती है? यहाँ पर पूर्व है, ये दिशा कौन सी है? पूर्व है। पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। ठीक है, कहाँ से? पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। कौन? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की टोटल लंबाई अगर हम देख रहे हैं तो 1312 किलोमीटर है। कितनी बेटा? 1312। ये नदी पूर्व से पश्चिम बहते हुए मध्य प्रदेश के लगभग 15 जिलों में बहती है। ठीक है, ये अमरकंटक के पठार से निकलती है। ठीक है, या पर्वत से, अमरकंटक पर्वत से अनूपपुर जिले में जो आता है। और इसमें और भी चीजें हैं तो आपको मैं बताऊंगा। और यहाँ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात पे बहते हुए ये वाली जो खाड़ी है, इस खाड़ी का नाम है खंभात। क्या है बेटा? खंभात की खाड़ी। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आता है खंभात की खाड़ी किस क्षेत्र में है? तो आपके अरब सागर में स्थित है। ये वाले सागर कौन सा है? आपका अरब सागर है।
ठीक है, अरब सागर की खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कौन? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की सहायक नदियां बहुत सारी हैं बेटा। नर्मदा नदी की 41 सहायक नदियां कितनी है? 41। ठीक है, इसमें 41 में आपको याद रखना है बाएं से 22 आती है और दाएं से 19 सहायक नदियां आती है। ठीक है, बाएं से 22 सहायक नदियां हैं और दाएं से 19 सहायक नदियां। ठीक है, तो इस 22 से 22 में जैसे कि हम इनकी प्रमुख सहायक नदियों के नाम मैं आपको बताऊं तो उसमें आती है तवा, सक्कर, दूधी, हिरन, मान, हथनी, शेर। ठीक है, तो ये जो भी नदियां मैंने आपको नाम बताया है, क्या क्या बताया मैंने? शक्कर बताई, आपकी दूधी बताई है, हिरन, हथनी, शेर, मान, तवा, ये सभी की सभी जो नदियां हैं ये नर्मदा की 41 सहायक नदियों में से है। कुछ बाएं से हैं और कुछ दाएं से हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये नर्मदा नदी के बारे में मैं आपको जितना भी बताऊं, इनमें क्या है कि आप सभी जानते हैं कि नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम में बहते हुए खंबात की खाड़ी में एस्चुरी का निर्माण करती है बेटा। किसका निर्माण करती है? तो एस्चुरी का निर्माण करती है। ये ज्वारनंद मुक्त कहते हैं जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? ज्वारनंद मुक्त एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का नहीं। तो ये आपको याद रखना है कि नर्मदा नदी आपके इस तरह से बहती है। नर्मदा नदी पर अमरकंटक से जैसे ही आगे बढ़ती हैं तो इस पर कपिल धारा, दुग्ध धारा, ठीक है, बेड़ाघाट जबलपुर में आती है। सफेद संगमरमर की नगरी जो जबलपुर है, बेड़ाघाट, वहां पर ये धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, आगे जाके खंडवा में अब ये मानधार और दर्दी जलप्रपात, साथ ही ये सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर में बनाती है और आपके महाराष्ट्र में प्रवेश करते हुए गुजरात में चली जाती है। तो ये बहुत बड़ी परियोजना है। इस पर एक संयुक्त परियोजना जिसको हम कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके नाम पर सरदार परियोजना बनाई है। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? आपकी नदी। कहां पर? तो गुजरात। ठीक है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। इसकी लंबाई मैंने आपको बता दी बेटा 1312 किलोमीटर। अब इस सतपुड़ा पर्वत के मतलब सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में है और विंध्याचल श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य में कौन बहती है? नर्मदा। और नर्मदा किस में बैठती है बेटा? किस में बैठती है? भ्रंश घाटी में। प्रश्न यही आएगा कि नर्मदा नदी जो है, तो वहां से प्रश्न आएगा, यहां से एग्जाम में ध्यान रखना कि भ्रंश घाटी, कौन सी घाटी बेटा? भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी का नाम है नर्मदा। ठीक है, ओके। अगली जो है नेक्स्ट नदी जो है आपकी ताप्ती नदी। क्या नाम है बेटा? ताप्ती नदी। ये जो ताप्ती नदी है ये मुल्ताई के महादेव पर्वत श्रेणी में ही आता है बेटा, है ना। सतपुड़ा को 3 भागों में बांटा है, एक राजपीपला, एक महादेव और एक मैका। ठीक है, तो महादेव श्रेणी के मुल्ताई से, बैतूल जिले में मुल्ताई से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। इस ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर। कितनी बेटा? 724 किलोमीटर। ठीक है, ये नदी भी भ्रंश घाटी में बहती है। ये नदी भी भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, तो आपको ये नाम रखना, याद रखना है कि नर्मदा के समांतर बहती है, नर्मदा के समांतर बहती है और भ्रंश घाटी में। अब आपका प्रश्न होगा कि भ्रंश घाटी कैसे? तो बेटा बीच में क्या है? सतपुड़ा पर्वत है। क्या है? सतपुड़ा पर्वत के दक्षिणी भाग में भी ये निकलती है। वैसे तो ये सतपुड़ा से ही निकल रही है, लेकिन कहां से? सतपुड़ा के दक्षिण से निकल रही है। तो इस और यहाँ पर मैंने आपको बताया होगा प्रायद्वीप पठार जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हम पढ़ते हैं बेटा दक्कन का पठार। तो दक्कन का पठार, तो जो आपकी ताप्ती नदी है ये भ्रंश घाटी में बहती है और भ्रंश घाटी किन के बीच की है? तो आपके सतपुड़ा पर्वत और दक्कन के पठार। ठीक है, तो ये आपके पूर्व से पश्चिम की ओर ये भी नदी बहती है, जैसी नर्मदा नदी है। ठीक है, जैसी आपकी कौन सी है? नर्मदा नदी है। तो ये नर्मदा नदी जैसी आपके एस्चुरी का निर्माण करती है, ऐसी ताप्ती नदी भी एस्चुरी का निर्माण करती है। तो आपको यहाँ से प्रश्न है, ध्यान रखना है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आएगा। ठीक है, याद रख लोगे ताप्ती नदी। इस ताप्ती नदी का वर्णन ऋग्वेद में भी किया गया है।
ठीक है, इनको सूर्यपुत्री ताप्ती कहा जाता है। क्या? सूर्यपुत्री ताप्ती, याद रखना बेटा। ओके, अब हमारे पास प्रश्न आगे बढ़ेंगे। देखिए, सभी की सभी प्रायद्वीप भारत की नदियां पढ़ना है, तो आपको मैंने यहाँ पर कौन सी श्रेणी बताई थी? विंध्य पर्वत श्रेणी बताई थी, है ना बेटा, याद रखना। इसके नीचे ताप्ती। अब देखिए, आप सभी को मैंने लास्ट कक्षा में बताया था कि ये एक पर्वत है, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक कोई पर्वत श्रेणी जिसका नाम है क्या? पश्चिमी घाट। बताया था बेटा। इस पश्चिमी घाट को हमने कहा था सह्याद्री पर्वतमाला। क्या कहा था? सह्याद्री पर्वतमाला, जो आपके उत्तर से लेकर दक्षिण तक के लगभग 1600 किलोमीटर में फैला है। कितना बताया था बेटा? 1600 किलोमीटर। अब ये पर्वत ना होकर मैंने बताया था कि ये भ्रंश कगार है, जो हमारे अफ्रीका महाद्वीप से जब हम अलग हो रहे थे, टूट रहे थे, तो ये एक भ्रंशन के रूप में अलग हुआ था। ये मूल रूप से पर्वत तो नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये संलग्न है। इसकी ऊंचाई बहुत है। ऊंचाई भी मैंने आपको 1200 मीटर के लगभग में बताई थी। एवरेज ऊंचाई इसकी एवरेज 900 थी, लेकिन ये 1200 के ऊपर जाती है। जैसे हमने देखा था कलसुबाई की चोटी और कुद्रेमुख की चोटी, हमने देखा था इसमें। ठीक है बेटा। तो पश्चिमी घाट से क्या होगा बेटा? बहुत सारे प्रश्न होंगे। पश्चिमी घाट से सबसे पहला प्रश्न यही होगा कि पश्चिमी घाट में आता है नासिक। ठीक है, क्या आता है? नासिक। इस नासिक में त्र्यंबक पहाड़ी है। क्या है बेटा? त्र्यंबक। अब मैं त्र्यंबक पहाड़ी लिखूं, उससे अच्छा मैं बता दूं कि आपको नासिक लिखना बेटा। क्या लिखना? नासिक। नासिक से आपको गोदावरी नदी का उद्गम होता है। त्र्यंबक पहाड़ी, गोदावरी। ये नासिक की गोदावरी से आपको क्या हो रहा है? नासिक से गोदावरी नदी का उद्गम होता है, जो आपके महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहते हुए आपकी बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है बेटा? ये बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिर रही है? आपकी गोदावरी। कहां से निकल रही है? त्र्यंबक पहाड़ी, सह्याद्री पर्वत की त्र्यंबक पहाड़ी से गोदावरी का उद्गम होता है। ये गोदावरी जो है बेटा, ये 1465 किलोमीटर में बहती है। इसकी लंबाई याद रखना है 1465। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, डायरेक्ट प्रश्न होगा। ठीक है, यानी कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत में बहती है, भारत से निकलती है, तो नाम है उसका गोदावरी। ठीक है, याद रखना। ठीक, इस गोदावरी नदी का उद्गम तो मैंने बता दिया। मुहाना मैंने क्या बताया? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, यह भी डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? डेल्टा। इसकी कई सहायक नदियां हैं बेटा। इस गोदावरी को वृद्धगंगा भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आएगा बेनगंगा, पेनगंगा, है ना, बेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी? गोदावरी। ठीक है, ये आपको याद रखना। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। ओके, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से गोदावरी। तो यहाँ से प्रश्न है, आपको बनना चाहिए। ठीक है, इससे जो भी प्रश्न बनेगा आगे की कक्षा में हम देखेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव आप लगाओगे तो आपको बन जाएगा। अगला जो इसी पश्चिमी घाट में बेटा, इसी पश्चिमी, ये आपको ऐसा लगना चाहिए ये घाट है, इस तरह से पर्वतों का बना हुआ एक समूह है। ठीक है, यहाँ पर पर्वत है। इसी पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर आता है। क्या आता है बेटा? महाबलेश्वर। इस महाबलेश्वर से भी एक नदी का उद्गम होता है, जिसका नाम है कृष्णा। क्या नाम है? कृष्णा। जो कृष्णा नदी है, ये आपके महाबलेश्वर से निकलती है। वो भी कहां पर आता है बेटा? महाराष्ट्र। ये सब हम दक्कन के पठार के पास में देख रहे हैं और महाराष्ट्र देख रहे हैं। ठीक है, तो कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर से निकल रही है। ठीक है, और आपके महाबलेश्वर आंध्र और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में बहते हुए यहाँ भी कहाँ गिर जाती है बेटा? आपके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये नदी भी डेल्टा बनाती है। ये नदी भी डेल्टा बनाती है। इस पर नागार्जुन, जो श्रीशैलम नागार्जुन परियोजना कार्यरत है। श्रीशैलम कह दो या नागार्जुन परियोजना इसी कृष्णा नदी पर है। भीमा, तुंगभद्रा, कोयना, ठीक है, ये इसकी सहायक नदियां। तुंगभद्रा, तुंग और भद्रा, ये जो तुंगभद्रा है कृष्णा नदी, ये गोदावरी कृष्णा नदी, दक्षिण भारत के इतिहास को आप पढ़ोगे तो इन्हीं नदियों के किनारे अनेक राजवंश हुए हैं, जिनमें हम कहते हैं तुंगभद्रा। क्या बेटा? तुंगभद्रा।
भद्रा। वास्तव में तुंग और भद्रा नाम की दो नदियों की संयुक्त धारा को तुंगभद्रा कहते हैं और इस तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी नाम का एक शहर है ना, हम्पी, और ये है बेटा हम्पी कर्नाटक में। तो तुंगभद्रा कहाँ बह रही है? कर्नाटक। अब प्रश्न ये है कि तुंगभद्रा क्या, तो हम्पी यहाँ पर मिला विजयनगर साम्राज्य। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? विजयनगर साम्राज्य की। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 के लगभग में हरिहर और बुक्का ने की थी। तो वही विजयनगर साम्राज्य के अभी हम्पी के हमें अवशेष प्राप्त होते हैं। आपको बेटा ध्यान होगा 50 रुपीस की जो नोट है, 50 रुपए की नोट, उस पर एक प्रतीक चिन्ह बनाया है, वो यही का है। ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो गोदावरी नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से और महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। बेटा इसकी लंबाई यदि देखें तो 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्या है? 1400 किलोमीटर ये कृष्णा नदी की लंबाई। अब आगे बढ़ते हैं तो यही पहाड़ी, इसी सह्याद्री पर्वत के क्षेत्र से एक आती है कर्नाटक। कर्नाटक में कुर्क नाम का एक जिला है। क्या नाम बेटा? कुर्क जिला। कर्नाटक के कुर्क में लिख देता हूं कावेरी का नदी का उद्गम। क्या बेटा? कावेरी। तो कावेरी नदी 800 किलोमीटर बहती। कितनी? 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो कर्नाटक के कुर्क जिले से कावेरी नदी का उद्गम होता है। ये भी बेटा पश्चिमी घाट ही है। क्या है? ये भी पश्चिमी घाट है। तो ये आपकी कर्नाटक की कुर्क जिले से निकलती है कावेरी नदी और यह भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रश्न कई बार पूछा गया है। दूसरी बात कि सबसे ज्यादा यह नदी का विवाद होता है, इस नदी का बहुत ज्यादा विवाद होता है, इसके जल के बंटवारे को लेकर बहुत विवाद होता है ना, अंतरराष्ट्रीय जल विवाद। ठीक है, तो अंतरराज्यीय बेटा, अंतरराज्यीय, ये अंतरराज्यीय जल विवाद है जो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पांडिचेरी के मध्य में। क्या होता है कि ये जो प्रायद्वीप भारत की नदियां है, प्रायद्वीप भारत की नदियां बेटा क्या होती हैं? वर्षा के जल पर निर्भर करती है, जबकि उत्तर भारत की हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां क्या है कि वर्षा के जल पर नहीं, वो तो साल भर सतत रूप से बहती हैं, क्योंकि उत्तर में क्या है? हिम ग्लेशियर है, तो यहाँ पर पानी पर्याप्त मात्रा में रहता है इन नदियों में, जबकि इन नदियों में पानी क्या होता है? कम होता है, केवल वर्षा के जल पर है। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पर सूखा की स्थिति भी आती है। ठीक है, महाराष्ट्र से कई नदियों का उद्गम होता है, लेकिन महाराष्ट्र के लातूर है या कोल्हापुर, सोलापुर, सतारा है, इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा पानी की कमी आती है, सूखा होता है। दक्कन का क्षेत्र, अधिकांश दक्कन का क्षेत्र सूखा है, और आपको तो पता है दक्कन का क्षेत्र काली मिट्टियों का है। तो काली मिट्टी को क्या चाहिए? पानी चाहिए। जल धारण करने की क्षमता तो बहुत होती है, लेकिन जैसे ही जल समाप्त होता है तो उसमें दरार पड़ जाती है, आपने देखा होगा। तो ये नदियों का जल जो है धीरे धीरे सूखते जा रहा है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो कावेरी नदी का जल विवाद होता है, तो ये कौन कौन राज्य शामिल है? तो कर्नाटक है, केरल का भी कुछ भाग है, तमिलनाडु और पांडिचेरी। ठीक है बेटा, हाँ 4 राज्य। आगे देखते हैं, आगे एक नदी है बेगाई नदी। क्या नाम बेटा? बेगाई। ये जो बेगाई नदी है, इससे एक प्रश्न पूछा जाएगा। बेगाई नदी तमिलनाडु से पश्चिमी घाट के पास से निकल रही है, नीलगिरी के क्षेत्र से, लेकिन इससे एक प्रश्न होगा कि जो आपका मदुरई शहर, कौन सा बेटा? मदुरई। मदुरई, ये मदुरई जो है, मदुरई जिसको कहते हैं मदुरई, यहाँ पर मीनाक्षी मंदिर है, मीनाक्षी टेम्पल है। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध है, मीनाक्षी देवी का मंदिर मदुरई में है। तो ये मंदिर मदुरई किस नदी के किनारे है? तो आपको ध्यान रखना है बेगाई नदी। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है बेगाई नदी। इससे इसका उद्गम नहीं पूछा जाता है, इससे क्या पूछा जाता है कि बेगाई नदी के किनारे स्थित शहर का नाम बताओ या तीर्थस्थल। अब भैया तीर्थस्थल ही है मदुरई, लक्ष्मी जी का मंदिर है यहाँ पे, लक्ष्मी मीनाक्षी मंदिर, जिनको लक्ष्मी मंदिर बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना। एक कर्नाटक में आपके केरल में, यहाँ पर केरल है, मालाबार तट। ठीक है, केरल में पेरियार नदी है। केरल में क्या है? पेरियार नदी। अब ये पेरियार नदी एकमात्र दक्षिण की नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है।
कहाँ बैठी बेटा? दक्षिण से उत्तर की ओर ढलान होगा उसका, इसलिए वह आपकी पेरियार नदी, आपको ध्यान रखना है ये पेरियार नदी है और ये मालाबार तट पर जाकर ये पेरियार लिखना, ठीक है। पेरियार नदी ये कहां पर आ गई बेटा? आपके मालाबार तट, और ये कौन सा सागर हो गया? अरब सागर, ठीक है। तो ये नदी का नाम है आपका पेरियार, ठीक। कुछ छोटी छोटी नदियां हैं, उनमें एक और प्रमुख नदियों में हम इस वाले भाग में चले कि नर्मदा नदी के पास ही आपके अमरकंटक है बेटा। यहाँ पर क्या है? अमरकंटक। अब इसी अमरकंटक का से क्या निकल रहा है? अमरकंटक से आपकी नर्मदा तो निकल रही है, साथ ही आपकी एक सोन नदी भी निकल रही है जो पटना में जाकर किससे मिलती है? गंगा से मिलती है। तो सोन नदी भी प्रायद्वीप भारत की ही नदी है जो 780 किलोमीटर बहती है और ये कहां पर मिलती है? पटना में गंगा से मिल जाती है। इस सोन नदी पर बाणसागर परियोजना है, ठीक है। बाणसागर परियोजना बाणभट्ट के नाम पर बनाई गई है, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना है। इसी के साथ यहीं पर टोंस नदी का भी उद्गम होता है। अब टोंस नदी हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश के सतना के तमसा कुंड से कौन सी नदी निकलती है बेटा? तो आपकी टोंस नदी निकलती है, ठीक है। ओके, ध्यान रखना। अभी यहाँ पर और अनेक नदियां हैं, जैसे प्रायद्वीप भारत की, जैसे कि हम देखते हैं कि इसी विंध्याचल श्रेणी में जैसे मालवा का पठार आता है। मालवा के पठार में एक पहाड़ी कहाँ है? क्या लिखा है उस पर? जाना पाव। क्या है बेटा? जाना पाव। ये जाना पाव की पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है, ठीक है। और चंबल नदी की अनेक सहायक नदियां जिनको हम छिपरा कहते हैं, काली सिंध कहते हैं, पार्वती कहते हैं, ठीक है। इसी विंध्याचल श्रेणी या यूं कहूं तो मालवा के पठार से, कहां से? मालवा के पठार से एक कुमरा गांव जो है, रायसेन का कुमरा गांव है, वहां से बेतवा नदी निकलती है। क्या बेटा? बेतवा। बेतवा यमुना की सहायक है जो हामिरपुर उत्तर प्रदेश में जाकर मिलती है, और चंबल जो है किसकी सहायक है? चंबल भी आपकी यमुना की सहायक है जो इटावा में जाकर मिलती है। इसी चंबल नदी में एक ये बनास नदी आती है जो अरावली पर्वत को, यहाँ पर क्या है बेटा? अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत को क्या करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर काटते हुए, है ना, वो कहाँ आती है? इस चंबल में आकर मिल जाती है, ठीक है। साथ ही आपको बताया कि बेतवा के बाद में केन नदी भी है। केन नदी भी क्या है बेटा? ये टोंस नदी है, ठीक है। तो ये केन नदी भी यमुना की सहायक नदी है। ये प्रायद्वीप भारत की प्रमुख नदियां हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जाना है। अगला जो प्रश्न है, अमरकंटक के पास ही बेटा एक सिहावा का पठार है। क्या बेटा? सिहावा का पठार। ये कहां पर है? तो ये बेटा अब आपके यहाँ पर अमरकंटक आता है बघेलखंड में, और ये बघेलखंड का लगभग 80% भाग, लगभग 80% भाग कहां पर आता है? छत्तीसगढ़ में आता है। तो सिहावा का पठार है, ठीक है। उस सिहावा का पठार से एक नदी का उद्गम होता है बेटा। उस नदी का नाम मैं बताऊं आपको, तो उसका नाम है महानदी। क्या है? महानदी। ये जो महानदी है सिहावा के पठार रायपुर से, रायपुर तो आप जानते हो छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की राजधानी है, इसी का नाम अब अटल नगर रख दिया गया है, ठीक है। तो रायपुर से सिहावा के पठार से महानदी का उद्गम होता है जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहते हुए आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। उड़ीसा का शोक भी कहलाता है। हाँ, ये महानदी को नहीं, इसे नहीं कह सकते, इसे नहीं कह सकते, ठीक है। ब्रह्मणी नदी के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो महानदी जो है ये उड़ीसा में बह रही है। उड़ीसा में यहाँ पर एक बांध बनाया गया है, हीराकुंड बांध, ठीक है। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध, जो इंपॉर्टेंट है बेटा। कई बार पूछा जाता है कि किस नदी पर बना है, तो नदी का नाम है महानदी। और किस जिले में बना है? तो संबलपुर जिले में। कहां पर? संबलपुर। ये महानदी पर बनने वाला डैम की बात कर रहा हूं, हीराकुंड बांध। इससे एक प्रश्न ये भी आता है कि हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है, ठीक है। लंबाई की दृष्टि से सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आपका हीराकुंड। तो यहां से प्रश्न बनने हैं। अब देखो बेटा कि गोदावरी की एक सहायक नदी जो इंपॉर्टेंट कई बार मध्य प्रदेश से पूछा जाता है, तो गोदावरी की सहायक नदी ये मध्य प्रदेश है। तो यहाँ ताप्ती नदी, यहाँ पर वेनगंगा, ठीक है। वर्धा नदी निकलती है आपकी मुल्ताई के पास से, और वेनगंगा नदी निकलती है आपकी सिवनी से। कहां से बेटा? सिवनी से। सिवनी यहाँ पर परसवाड़ा का पठार है,
सिवनी में परसवाड़ा का पठार है जो मध्य प्रदेश की, इसमें से पूछा जाता है। उस परसवाड़ा के पठार से वेनगंगा नदी निकलती। कौन सी? वेनगंगा। ये जो वेनगंगा नदी है इसमें वर्धा नदी आपस में मिल जाती है, ठीक है। और वर्धा नदी और वेनगंगा दोनों आपस में मिलती है। देखिए छोटा छोटा लिख रहा हूं, आपको समझ में आ रहा होगा। तो वर्धा नदी और वेनगंगा आपस में मिलती है तो ये प्राणहिता कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? प्राणहिता। और ये दोनों प्राणहिता नदी दोनों आपस में जाकर गोदावरी में मिल जाती है। तो देखिए अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अब देखो तंत्र को देखे, हम गंगा नदी तंत्र देख सॉरी गंगा नदी तंत्र देखें, ठीक है, या यमुना नदी तंत्र देखें, या हम गोदावरी नदी तंत्र देखें, या नर्मदा नदी, साथ में हम महानदी भी देखें। तो देखो बेटा महानदी पहले मध्य प्रदेश में थी, लेकिन विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ में जाने के कारण ये महानदी अब मध्य प्रदेश की नदी नहीं है। तो देखो गोदावरी नदी तंत्र जो है, गोदावरी नदी तंत्र में क्या होगा कि जो प्राणहिता है ये शामिल है, अर्थात वर्धा है, अर्थात वेनगंगा है। तो ये कहां से निकल रही है? दोनों आपके मध्य प्रदेश से निकल रही है। तो गोदावरी नदी तंत्र जो है वो उसका अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश से होगा या नहीं होगा? होगा, होगा। साथ में जैसे कि गोदावरी नदी है तो आपकी गोदावरी के बाद में जैसे गंगा नदी है, तो गंगा नदी जो है, गंगा नदी तंत्र को देखो बेटा गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। और इस यमुना नदी की सहायक भी है चंबल, बेतवा के। साथ में गंगा नदी की सहायक कौन सी है? टोंस और सोन। तो ये कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश से। तो इस तरह से यहाँ से भी मध्य प्रदेश में गंगा नदी तंत्र का भी अपवाह तंत्र है, नर्मदा नदी का भी है और गोदावरी नदी का भी है। ताप्ती का तो है ऑलरेडी। तो कितने अपवाह तंत्र हो गए? तो सबसे पहले याद रखना कि भारत में सबसे बड़ा नदी अपवाह तंत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी अपवाह तंत्र जो है वो गंगा। लेकिन दूसरा यदि पूछे तो गोदावरी, दूसरा गोदावरी। अभी यहाँ पर देखो सिंधु नदी जो भारत ही नहीं पूरे भारत से निकलने वाली, अब सिंधु नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है, ठीक है बेटा। लेकिन ये भारत में तो थोड़ी सी बह रही है, लगभग 1100 किलोमीटर के लगभग में बह रही है। तो इस तरह से सिंधु नदी का अपवाह तंत्र भारत का अपवाह तंत्र नहीं है, जबकि सबसे बड़ा गंगा। दूसरा ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, दूसरा एमपीपीएससी में ये प्रश्न आ चुका है गोदावरी नदी तंत्र। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? तो आपको बताना है गोदावरी, ठीक है। ये वाली जगह पर भी अगर हम देखें तो प्रायद्वीप भारत, मतलब प्रायद्वीप भारत का ही छोटा नागपुर का पठार है। यहाँ पर कौन सा पठार है? छोटा नागपुर का पठार है। इस छोटे ये यहाँ इस तरह से है आपका, यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण आपसे कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। तो इस प्रायद्वीप भारत के इस वाले क्षेत्र में आपको मैंने बताया था कि छोटा नागपुर के पठार से एक नदी का उद्गम होता है, उसका नाम है स्वर्ण रेखा। क्या नाम है बेटा? स्वर्ण रेखा। और ये जो स्वर्ण रेखा नदी है, ये स्वर्ण रेखा छोटे नागपुर के पठार को दो भागों में बांटती है। मैंने बताया था एक हजारी का पठार और एक रांची का पठार। तो ठीक है, तो स्वर्ण रेखा नदी ये भी पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जाती है। ये भी प्रायद्वीप भारत की ही नदियां, ठीक है, जो हमें दिखती तो उत्तर में है, लेकिन ये है कहां पर? प्रायद्वीप भारत की ही नदियां। ये पूर्व में है, उत्तर और पूर्व में स्वर्ण रेखा, ठीक है बेटा। अभी इधर के अगर देखें तो नर्मदा नदी के पास ही, अब देखिए आप सभी जानते हैं कि इस मालवा के पठार में धार आता है और धार से एक नदी का उद्गम है। धार से एक नदी का उद्गम है जिसका नाम है माही, ठीक है। यहाँ से प्रश्न होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। क्या? भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है और ये कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। वहीं पर ये जो माही नदी है ये कर्क रेखा को दो बार काटती है। एक बार जब ये माही नदी मध्य प्रदेश से राजस्थान में जाती है तब, और दूसरी बार पुनः ये राजस्थान से गुजरात में प्रवेश करके खंबात की खाड़ी में गिरती है, तब ये माही नदी कर्क रेखा को दो बार, ठीक है। माही भी प्रायद्वीप भारत की नदियां हैं और आपकी साबरमती नदी भी आपकी कौन सी है? प्रायद्वीप भारत की नदियां में आती है, ठीक है। तो यहाँ से जितने भी मैंने लाइन आपको बताई, जितनी भी नदियां मैंने इस तरह से आपको समझाया है, तो इनकी सहायक नदियां मैं बता दूंगा आपको बाद में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाए।
ठीक है, एक एक प्रश्न पूछा जाएगा, नदियों से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको एक एक बता दिया, ठीक। तो याद रखना एक बार फिर से, सिंधु नदी मानसरोवर झील से, झेलम नदी शेषनाग झील से, ठीक है, चिनाब बाड़ालाचा दर्रा से, रावी नदी रोहतांग दर्रा से, व्यास नदी रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से, सतलज नदी मानसरोवर झील के पास राकसताल झील से, ठीक है। उसके बाद में गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से, यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। साथ में ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील, आपके ब्रह्मपुत्र जो है असम में कहते हैं ब्रह्मपुत्र को, यानी कि तिब्बत में सांगपो, और यांगयाप दर्रा से, यहाँ पर जो दर्रा है इसका नाम है यांगयाप, यांगयाप दर्रा से प्रवेश करती है दिहांग के नाम से, दिबांग लोहित मिलती है। अब ये बांग्लादेश में जमुना, ठीक है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा। गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में भागीरथी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भागीरथी। एग्जाम में ध्यान रखना। इसी भागीरथी नदी की एक धारा ये मैं बना रहा हूँ, इसका नाम है हुगली। क्या है इसका नाम? हुगली। ठीक है। इसी हुगली नदी के लिए आपका कौन सा डैम बनाया गया है पश्चिम बंगाल के पास में, झारखंड पश्चिम बंगाल में? फरक्का डैम। कौन सा बांध? फरक्का बांध यहाँ पर बनाया गया। ठीक है। नर्मदा अमरकंटक से, नर्मदा नदी अमरकंटक से ताप्ती, महादेव पहाड़ी क्षेत्र मुल्ताई से, गोदावरी नासिक के है ना, त्र्यंबक पहाड़ी से, ठीक है, महाबलेश्वर, कृष्णा नदी कावेरी कर्नाटक के कुर्ग से, मेघाई जो नीलगिरी की पहाड़ी से, पेरियार नदी केरल से निकलती है और ये कहा जाती है आपके अरब सागर में। तो इस तरह मैंने लगभग यानी कि आपकी लास्ट महानदी जो सिहावा के पठार आपके छत्तीसगढ़ रायपुर से निकलती है। तो ये सभी की सभी नदियों का मैंने अध्ययन करवा दिया है। आपको ये ध्यान रखना है, इससे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए। ओके, थैंक यू। बना लो।